and Assalamualaikum everyone, and welcome to the fifth episode of Let's Talk Pakistan, a podcast where we discuss everything from global updates to tech updates. Today we have with us Mr. Haris Ahmed Khan, who is here to talk about the recently released report by the Amnesty International. Mr. Haris is an engineer turned journalist with a keen interest in international relations, and he runs his own YouTube channel where he discusses geopolitics every Saturday at 9 p.m. So, welcome to the podcast, Mr. Haris, once again. So, Thank you. Haris bhai, thank you so much for joining us. आज बेसिकली जो मेरा कीन इंटरेस्ट है ना आज की पॉडकास्ट के ऊपर, विच इज वेरी लेस डिस्कस्ड इन पाकिस्तान, बिकॉज मैं जब ये रिपोर्ट रिलीज हुई 4 दिन पहले, तो आई सैट डाउन विद कपल ऑफ फ्रेंड्स और आई डिस्कस दिस रिपोर्ट। और काफी सारे लोगों का कहना था कि यार एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स इस तरह की आती रहती हैं, जो इसराइल बेसिकली जो नई रिपोर्ट आई है टॉक्स अबाउट हाउ इसराइल इज एन अपार्थाइड स्टेट एंड इट हैज बीन doing ethnic cleansing in Palestine. Not those words, but when we talk about apartheid, as Mr. Harris will explain in this podcast, it automatically means that there is a state-run policy against a certain group, that is the Palestinians in this case. So, हारिस भाई, आप थोड़ा सा इस पे पहले लाइट शेड करें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती क्या है इन बोल्डर वर्ड्स। शुक्रिया हसन, मुझे इनवाइट करने के लिए दूसरी दफ़ा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिलीज की है अभी रिसेंटली। ये बताती है कि किस तरह इजराइल जो है बिहेव कर रहा है एज एन अपार्थाइड स्टेट। तो हमने ये देखा बेसिकली इसका मतलब आसान लफ्जों में ये है कि किस तरह जो अपार्थाइड वर्ड है उसकी डेफिनेशन है अपार्टनेस। एक वर्ड है इंग्लिश का जिससे उसकी डेफिनेशन हम लेते हैं। तो अपार्टनेस का मतलब होता है सेपरेशन। इस तरह एक रेशियल ग्रुप किसी दूसरे रेशियल ग्रुप से अपने आप को बर्तर साबित करता है, उस पे अपनी सबकत साबित करता है। किस तरह से वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो अपने आप को प्रेफरेंस देता है और उसको नीचे कर देता है। इस वर्ड का ओरिजिन है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट कॉलोनियल्स थे उन्होंने एक पार्टी बनाई नेशनल पार्टी के नाम से, तब उन्होंने इस वर्ड को पहली दफा हिस्ट्री में यूज किया इन 1946। तो उनका इस वर्ड को यूज करके जो उनका एक मैनिफेस्टो था वो ये था कि वो किस तरह से जो मेजॉरिटी ब्लैक अफ्रीकन थे उन पर हाकिम रहे, उन पर साबिक रहे और अपनी सबकत दिखाएं। और किस तरह से फिर दुनिया ने देखा कि 93 में इसको एबॉलिश किया गया और उससे पहले तक उन्होंने 90% लैंड इन साउथ अफ्रीका ऑक्यूपाई किया और जो ब्लैक अफ्रीकन मेजॉरिटी थी उसके ऊपर वो किया है, रूल किया है। तो इजराइल के केस में किस तरह से जो ज्यूज हैं, जो इजरायली ज्यूज हैं, वो किस तरह से जो अरब पैलेस्टीनियंस हैं वहां पे रहने वाले उनसे कितने मुख्तलिफ हैं, उनको किस तरह से स्टेट सिक्योरिटी देती है, किस तरह से उनके राइट्स जो हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स के राइट्स हैं, जबकि अरब पैलेस्टीनियंस जो है उनके राइट्स सेकंड क्लास सिटीजन्स के राइट्स हैं। जो सेटलमेंट्स हैं इजरायली ज्यूज की, वहां पे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, जितनी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं रहने की उनको अवेलेबल हैं, स्कूल्स अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है, पीने का साफ पानी है। यही चीजें अरब पैलेस्टीनियंस को वहां नहीं मिलती। उनके लिए अलग रोड डेडिकेटेड किए हुए जहां से वो गुजरते हैं और उनको बहुत दुश्वारी का सामना होता है। 140 से ज्यादा, कोई 700 से ज्यादा ब्लॉकेड्स हैं, 140 से ज्यादा चेक पॉइंट्स हैं जिनसे उनको गुजरना पड़ता है। किस तरह से उनके लैंड को जो ज्यूज हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड ज्यूज है वो उसको लैंड ग्रैब कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी इस रिपोर्ट में किया है, जिसको जैसा हम सब जानते हैं कि किस तरह से जो वेस्टर्न ब्लॉक है जो प्रो इजराइल है उसने इसको कंडेम किया है, मगर जो दूसरी तरफ जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि इस चीज को दूसरे नजरिए से देखती हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हैं। जिस तरह कि मैंने बेसिकली अभी अपने सामने रिपोर्ट खुली है तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक हेडलाइन है जो बेसिकली कहती है कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि our report reveals the true extent of Israel's apartheid regime, whether the people living in Gaza, East Jerusalem, and the rest of West Bank
West Bank, or Israel itself, Palestinians are treated as an inferior racial group and systematically deprived of their rights. We found that Israel's policies of segregation, dispossession, and exclusion across all territories under control clearly amount to apartheid. The international community has an obligation to act. ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल एग्ने कालामाद साहब की स्टेटमेंट है जो उस रिपोर्ट में लिखी है. सो बेसिकली बिफोर वी मूव ऑन विद डिस्कशन मैं थोड़ा सा बताता चलूंगा. बेसिकली ओवर टाइम रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि आज जो 86% ऑफ द लैंड है जो which used to belong, which is under Israel's control, belonged to the Palestinian land और पैलेस्टीनियंस का वो था सारा और वहां पे फलस्तीनी रहते थे. ठीक है, बट ओवर टाइम इस तरह डोमिनेशन हुई है. इसका हिस्टोरिकली भी बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि कैसे इंटरनेशनल पावर्स इंक्लूडिंग क्योंकि रिपोर्ट पे जिस तरह आपने कहा कि बड़ा रिएक्शन आया, तो one of the highest reaction from was as a state was from UK, right? और जिस तरह हमें पता है कि बेल्फोर डिक्लेरेशन में which was the declaration that led to creation of the state that is Israel, that Israel claims to be a state, right? वो that became as part of something that UK and other international governments and countries were part of. ठीक है, तो आप मुझे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताएं कि किस तरह ओवर टाइम ये वॉशिंग हुई है और इसके ऊपर क्योंकि ये बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है. मैं ये भी बताता चलूं कि बिकॉज according to the news article I read, the people who released this 300 plus page document have been investigating for more than 6 years, I guess. और उसके बाद ये रिपोर्ट आई है. तो हारिस भाई थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे किस तरह ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ. तो बेसिकली हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अब आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो चुका है. इसको समझना, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है हमारी ऑडियंस के लिए. तो हम बात करते हैं जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई. तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो ये एरिया था, दिस एरिया ऑफ लैंड, इसको कहते थे शाम. इस पूरे जिसमें लेबनान, आज का इजराइल, पैलेस्टाइन और सीरिया, इजिप्ट का सैनाई डेजर्ट, ये इस पूरे इलाके को कहते थे शाम. सीरिया के नाम से मशहूर था ये. बिलादो शाम, अरब में भी इसका इस तरह से जिक्र था, द सिटी ऑफ शाम या सिटी ऑफ सीरिया. तो इस एरिया को कंट्रोल करते थे ऑटोमन्स. वर्ल्ड वॉर 1 हुई, ऑटोमन एम्पायर फेल, ब्रिटिश कैप्चर्ड दिस टेरिटरी, उन्होंने रूल करना शुरू किया. मीनवाइल जो पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म था लोगों में, वो बहुत ज्यादा उजागर हो रहा था, बिकॉज दैट वाज द एज जहां नेशन स्टेट्स फॉर्म हो रही थी दुनिया में. तो वो बहुत ज्यादा उजागर हो रहा था. तो दे वर लाइक कि जब ब्रिटिशर्स इस जगह को छोड़ेंगे तो वी वुड हैव आवर ओन टेरिटरी, आवर ओन लैंड, दैट विल बी कॉल्ड पैलेस्टाइन. बट मीनवाइल क्या हुआ कि वो 90% पॉपुलेशन थी ये अरब पैलेस्टीनियंस की वहाँ. मीनवाइल क्या हुआ कि वहाँ जो 5 या 6% ज्यू पॉपुलेशन थी वो वहाँ की जो लोकल थी, उसके अलावा यूरोप से माइग्रेट करके वहाँ आके रहना शुरू हुए. फिर फास्ट फॉरवर्ड टू वर्ल्ड वॉर 2, हॉलोकास्ट हुआ. हॉलोकास्ट के बाद एक मास माइग्रेशन हुई ज्यूज की इस लैंड में. जब अब दो बहुत ज्यादा आबादी जो कि एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी, जब वो एक जगह पर आ गई तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ा, लड़ाइयाँ शुरू हुई, कंपटीशन बढ़ा और सिचुएशन वाज दैट के वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से बहुत बाहर हो गई. तो अल्टीमेटली इसका हल ये निकाला ब्रिटिशर्स ने और यूएन ने, एक 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया जाए, जिसमें ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हम यहाँ से निकल जाते हैं, पैलेस्टीनियंस आप लोगों को आपकी इंडिपेंडेंस मिल गई, इजराइल जो ज्यूज थे आप लोगों को यहाँ पे आपकी स्टेट मिल गई. अब इसके ऊपर भी बैकलैश आया, बिकॉज जो पैलेस्टीनियंस थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो स्टेट हमारी होनी चाहिए थी क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और बहुत अरसे से रहते हैं. तो उसके ऊपर एक बैकलैश आया. अब इजरायली ज्यूज जो थे वो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे, उनके पास सिक्योरिटी थी, जिससे उन्होंने पहली अरब इजराइल वॉर हुई 48 के अंदर,
वो उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज उस जो उनको असाइन की गई थी उससे ज्यादा कैप्चर कर ली। बिल्कुल। तो जो ज्यूस थे उनको सिर्फ दो हिस्सों में अगर मैं आपको, अगर आप मुझसे स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको मैप में ये चीज बताता हूँ। बिल्कुल। हाँ, अगर आप इसको इनेबल करें स्क्रीन शेयर के ऑप्शन को, जी जी। तो मैं जी मैप जी। से बता देता हूँ। तो आई कैन सी जस्ट योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन नजर ठीक आ है, रही। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो थी 1947 में, ये जो ग्रीन एरियाज हैं ये हमारा पैलेस, ये है सारी अरब पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन। और बिल्कुल। जो वाइट एरियाज हैं ये ज्यूइश सेटलमेंट्स हैं। बट बिल्कुल। 47 के बाद जो यूएन प्रपोज पीस प्लान था और उसके बाद अरब इजराइल वॉर हुई, उसके बाद जितने अरब थे वो या तो दूसरे मुल्कों में, जो दूसरी नेबरिंग अरब कंट्रीज थी वहां चले गए, या फिर सिर्फ इस एरिया में दो जगह पर महदूद होकर रह गए। इस एरिया को कहते हैं वेस्ट बैंक, जहां ये पैलेस्टाइन लिखा हुआ है थर्ड फोटो में। बिल्कुल। और इस एरिया को कहते हैं, इस स्ट्रिप ऑफ लैंड को, गजा। गाजा। तो ये गाजा स्ट्रिप, तो ये यहाँ पर महदूद हो गए। अब जब ये यहाँ पर महदूद हो गए तो उसके बाद दोबारा से फिर पीस प्रोसेस शुरू हुआ। फास्ट फॉरवर्ड टू 1967, अरब इजिप्ट के साथ हुई 6 डे वॉर, अरब इजराइल वॉर एक और हुई 6 दिन बिल्कुल। की। उसमें उन्होंने इस एरिया को भी कैप्चर कर लिया जिसको हम वेस्ट बैंक कहते हैं, जेरूसलम को भी कैप्चर कर लिया, इवन जो ये ग्रे एरिया है सनाई डेजर्ट, इसको भी कैप्चर कर लिया। तो बिल्कुल। अब कंप्लीटली उनका इस पे पूरा होल्ड आ गया था। फिर चीजें आगे बढ़ी, और उसके बाद चीजें आगे बढ़ी, उसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ। कैंप डेविड अकॉर्ड में इजिप्ट को सनाई डेजर्ट वापस कर दिया गया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर, हाँ, फिर चीजें और मजीद फिर आगे की तरफ गई, और ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, इंतफादा शुरू हुआ। इंतफादा मतलब इसके खिलाफ जो इजरायली ऑक्यूपेशन थी उसके खिलाफ वहां पे रेबेलियंस आगे आए, उसको उन्होंने उसको उसकी मुजाहिमत की। तो फिर बढ़ते बढ़ते चीजें यहाँ पहुंच गई कि इंतफादा जो पहला हुआ और दूसरा हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अ, जो वेस्ट बैंक और जेरूसलम का एरिया था, ईस्ट जेरूसलम, जहाँ पे अभी भी अरब पॉपुलेशन थी, अब यहाँ पे इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सेटलर्स को भेजना शुरू किया। ठीक है। सेटलर्स से मुराद जो ज्यूइश पॉपुलेशन है वो वहां जाके रहना शुरू हुई। तो वो जब वहां जाके रहना शुरू हुई, उससे और ज्यादा एक ऑपरेशन, उससे एक मुजाहिमत उन्होंने की कि भाई अब ये जो एरियाज हैं ये तो हमारे हैं, इसमें भी अगर आप ज्यूइश सेटलर्स भेजेंगे। इनिशियली इसराइली गवर्नमेंट ने इस चीज को इसको उन्होंने ओन नहीं किया, बट विद टाइम उन्होंने इसको ओन भी किया, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। आज भी जो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स है वो बहुत मॉडर्न सेटलमेंट्स हैं जहाँ पे ज्यूज रहते हैं। और उनको, जो अभी हमने 2020 में देखा था कि जब एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बॉइल डाउन हुआ था, तो आयरन डोम एक वो मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी नजर आई थी। तो ये आयरन डोम्स वहाँ सेटलमेंट्स में लगे हुए हैं, जो कि जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा सोल्जर्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक ही जगह पे अब आपको दो तरह की कम्युनिटीज मिलती हैं, एक जो बहुत मॉडर्न है और एक जो बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड हो रही है। बिल्कुल। अब इसको भी अगर आप इस तरह से देखें कि जब ये वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप के अंदर कंफाइंड हो गए अरब पॉपुलेशन, तो अब यहाँ पे पैलेस्टीनियंस की चार पॉपुलेशन मौजूद है एक तरह से। एक जो कि बिल्कुल। पर्टिकुलरली गजा में रह रही है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा पॉवर्टी का शिकार है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वॉर। उस पूरी स्क्रिप्ट को इसराइल ने, इसराइली फोर्सेस ने एक ब्लॉकेड के जरिए बंद किया हुआ है। वहां से कोई बाहर नहीं जा सकता, उनकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। हर चीज एक चेक पॉइंट से होकर गुजरती है। वहाँ 90% पॉपुलेशन को साफ पीने का पानी नहीं मुयसर है। उसके अलावा वहाँ पे 50% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वो जो है वो बिल्कुल फोर्थ क्लास सिटीजन है, जिनको कोई फैसिलिटी, कुछ जिंदा रहने की जो बुनियादी जरूरियात हैं वो उससे भी महरूम है। उसके अलावा वेस्ट बैंक में अगर हम देखें तो दूसरी पॉपुलेशन इनकी है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में क्या है कि वेस्ट बैंक में दो तरह के सेटलर्स हैं जिनको इसराइल सपोर्ट करता है, इसराइल एज अ स्टेट।
एक जिन्हें वो खुद वहां सेटल कराने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेगा प्रोजेक्ट्स, मेगा हम्म, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। हम्म, दूसरे वो जो इनलीगल सेटलर्स हैं, इवन वो इनलीगल सेटलर्स को भी स्टेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और वो वहां रह रहे हैं। यहाँ हम्म, पे रहने वाले जो अरब पैलेस्टीनियंस हैं, वो हम्म, उनके लिए कुछ इस तरह से है कि जो अगर कोई जीव होगा तो वो एक अलग हाईवे के थ्रू वहाँ रोड्स इस तरह से उन्होंने डिजाइन कर दिए जो उसको मेन सिटी इजराइल से कनेक्ट करते हैं, मेन कंट्री से। तो वो वहां से आराम से जा सकते हैं। इन रोडों पे ये पैलेस्टीनियंस नहीं जा सकते, इनके लिए डिफरेंट रोड्स हैं जहाँ चेक बिल्कुल, पॉइंट्स हैं, ब्लॉकेड्स हैं, ये इन्हें उनके थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। फिर यहाँ पे वॉल की एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, जितनी सेटलमेंट है उनके अराउंड एक वॉल क्रिएट कर दी जाती है, जिससे ये लोग उसके दूसरी तरफ और महदूद हो जाते हैं। इनके लिए जॉब्स कम है। इनके लिए डिफरेंट आईडी कार्ड्स हैं जिनको ये यूज करते हैं, और ये एज अ सेकंड या थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पर वहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर एक पॉपुलेशन इनकी मौजूद है ईस्ट जेरूसलम में। जेरूसलम में भी मैं आपको उसको दिखाता हूँ कि तो वैसे बाय द वे, अगर आपके वैसे ऑडियंस को अगर इसके मैप्स के हवाले से बहुत अच्छे से समझ मतलब आ जाएगा, अगर आप मैप देख के इसको समझेंगे, तो ये अल जजीरा ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है, पूरी एक टाइमलाइन डिजाइन की है, तो वो बिल्कुल, उसको देख के भी समझ सकते हैं। तो बिल्कुल, वापस आते हैं टॉपिक पे। जेरूसलम में अगर हम बात करें तो जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम में ओल्ड सिटी है। हम्म, ओल्ड सिटी के अतराफ यहाँ पे अरब मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। लाइक ये जेरूसलम का मेन एरिया है, मस्जिद बिल्कुल, अल अक्सा का, जो ठीक है, जो टेम्पल माउंट है वहाँ पे उसका। तो उसके 4 क्वार्टर हैं, ये मुस्लिम क्वार्टर है। मुस्लिम क्वार्टर के पीछे वो एरिया शेख जर्रा, जहाँ पे अभी 2020 के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज हुआ था वो इधर बिल्कुल, की वजह से हुआ था। यहाँ पे जो सेटलर्स आ गए थे और उन्होंने केस हम्म, जीत लिया, और जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ से इवैक्यूएट करने की कोशिश की थी, अरब पॉपुलेशन को, तो उस पर यहाँ पे अपराइजिंग हुई और फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे से शुरू हुआ। तो बिल्कुल, यहाँ पे वो आबादी रहती है। अब जो यहाँ वो आबादी रहती है उसके लिए भी ये है कि वो यहाँ पे घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। वो यहाँ पे उनको भी एज अ सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। फोर्सेस उनके घरों में घुस जाती हैं, चेकिंग्स होती हैं, और उन वो यहाँ पे उनको जो वो बेसिक राइट्स मुयसर नहीं है जो कि किसी ज्यू को होंगे। यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 1.9 मिलियन से ज्यादा है। हम्म, फिर जो एक तरह से अगर कहा जाए, जो इनमें पैलेस्टीनियंस में जो फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, वो हम्म, हैं जो कि वो हैं जो कि मेन लैंड इसराइल में रह रहे हैं। बिल्कुल, उनको वोटिंग राइट्स मुयसर हैं। वो उनके पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में जा सकते हैं, बट उनकी पॉपुलेशन कोई एक से एक 1.5 या 2 मिलियन के अराउंड है। ये 15-20 लाख लोग, कंपैरेटिवली मेन हाँ, कंपैरेटिवली मेन इजरायली ज्यूश पॉपुलेशन जो कि 8 मिलियन के अराउंड है वहां पे, उसके मुकाबले वो जस्ट 1% के करीब कोई है। तो उनकी पास वहां पे वोटिंग राइट्स तो मौजूद है, बट अगेन वो वहाँ घर नहीं बना सकते। उसके अलावा अगर वो उस जगह से चले जाएं कहीं बाहर पढ़ने, या कोई बहुत अरसे तक कहीं बाहर रहते हैं, तो जो उनकी सिटीजनशिप है वो रिवोक हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, तो ये उनके साथ है, उनको परमिशन नहीं दी जाती घर बनाने की, और अगर वो अपने आप को एक शेल्टर प्रोवाइड करें, कोई घर बना लें, तो उसको इलीगल करार देके तोड़ दिया जाता है। तो हम्म, वो बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन में मौजूद है कि जिसे हम कहते हैं ना कि बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, हम्म, लाइक कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, इस तो विद टाइम, थ्रू आउट इतने सालों में इजरायली गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज खुद ही इख्तियार की हैं, जिससे वो जो पैलेस्टीनियंस हैं वो खुद उस जगह को छोड़ के चले जाएं। हम्म, और इससे दुनिया को दिखाने के लिए ये भी एक एक जो एक इम्प्रेशन जाता है दुनिया पे, वो ये भी है कि इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, बट इसमें पूरी तरह से स्टेट इन्वॉल्व है। यही एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट कह रही है। बट एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि एक सिस्टम ऑफ ऑपरेशन है और एक सिस्टम ऑफ ऑपरेशन एंड डोमिनेशन, उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है।
और बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने फिनोमेनन यूज किया ऑल ओवर द रिपोर्ट। आप देखें तो उन्होंने बेसिकली ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी का इस जो जो ये पूरा एरिया है ना, इसको ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी का है, विच इज एन इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी बिकॉज it states something is basically it questions the legality of the existence of Israeli state itself, ठीक है, कि वो बेसिकली इससे क्वेश्चन पे आता है कि इजरायली स्टेट की कितनी लेजिटिमेसी है, ठीक है, मेरे ख्याल से, ठीक है। और एडिंग टू दैट उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, जिस तरह उन्होंने बात की है कि किस तरह गाजा स्ट्रिप पे ओवर टाइम उन्होंने बताया कि किस तरह, जिस तरह आप कह रहे हैं ना अल जजीरा ने टाइमलाइन बनाई है, इसी तरह रिपोर्ट में भी दे वेरी इंटरेस्टिंगली कंपेयर्ड हाउ हाउ ओवर टाइम जो है ऑपरेशन हुआ और आज किस तरह ये ऑपरेशन कंटिन्यूड है, और इसी की वजह से उन्होंने जो इल्जाम है अपार्थाइड का वो लगाया। बट ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, मेरा अब अगला सवाल इस तरह है कि जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल टू नेम अ फ्यू, यूके, ठीक है, जर्मनी, इसराइल ऑफ कोर्स एंड अदर गवर्नमेंट्स, ठीक है, उन्होंने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी सेमिटिज्म, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बाद बैकलैश के बारे में बताएं कि किस तरह एंटी सेमिटिज्म हैज बीन समथिंग जो इजराइल हैज बीन यूजिंग as an emotional appeal to a lot of international media and a lot of people. Even if you remember Shah Mahmood Qureshi का जो इंटरव्यू था on a US channel, I don't remember CNN था कि CNN था क्या था, but yeah, so उसमें भी जो रिपोर्टर थी वो she was very quick to point out any anti-Semitism, right? So whenever anyone points out anything against that state of Israel, it is labeled anti-Semitic, ठीक है, और वो बंदे पे पूरा लेबल लग जाता है एंटी का, ठीक है। एंड we all know the grinder that Shah Mahmood Qureshi went through because of his statement, ठीक है। We will not debate that, पर बात ये है कि इवन टुडे जब रिपोर्ट आने के बाद सारे कंट्रीज ने एंटी सेमिटिज्म का इल्जाम लगाया, तो इस पर थोड़ा बताएं कि किस तरह उसका बैकलैश क्या है और क्यों आया। हाँ, वैसे वो जस्ट टू ऐड ऑन कि वो जो रिपोर्टर थी शी वाज अ ज्यू। या आई नो। हाँ, शी वाज एन अमेरिकन ज्यू। सो यस। देखें, ये इनकी शुरू से एक पॉलिसी रही है, स्टेट ऑफ इसराइल की मैं बात कर रहा हूँ। इनकी स्टार्ट से एक पॉलिसी रही है कि जब भी इनके जो ये कर रहे हैं उसके खिलाफ, इनके ऑपरेशन के खिलाफ जब बात होती है तो ये उसको एंटी सेमिटिक कह के अपना डिफेंड करते हैं, अपना दिफा करते हैं। एंटी सेमिटिज्म के हवाले से अभी रिसेंटली इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इसराइल में, कि या मेरा ख्याल है टाइम्स ऑफ इसराइल था, जेरूसलम प्रेस क्लब का जो वो है मैगजीन, उसमें था कि जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है उसमें एंटी सेमिटिक, उस उन्होंने ये कहा है कि जो एंटी सेमिटिज्म वर्ड है ये यूज होता है, ये सिर्फ ज्यूज के लिए यूज नहीं होता, बल्कि ये वर्ड यूज होता है अरब्स के लिए, क्योंकि वो भी सेमिटिक है। वो सेमिटिक है, तो आप उसको सिर्फ, हाँ, तो आप उसको सिर्फ ज्यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अगेन ये इस वर्ड को यूज करके अपना दिफा करते हैं, और जबकि ऐसा नहीं है। हम पूरी दुनिया या एमनेस्टी इंटरनेशनल ये नहीं कह रहा कि ये ज्यूज कर रहे हैं, वो कह रहा है कि ये स्टेट ऑफ इसराइल कर रही है। इवन हम यहाँ बैठ के हम भी ये नहीं कह रहे कि ये ज्यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ इसराइल कर रही है। तो देयर इज अ डिफरेंस। अगर ज्यूज के खिलाफ कोई बात होती है तो दैट कैन बी कॉल्ड एज एंटी सेमिटिक, बट नॉट अगर स्टेट ऑफ इसराइल के खिलाफ कोई बात होती है तो वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है, उस पर क्रिटिसिज्म भी होगा। अगर वो कुछ गलत करेगी, अगर वो कुछ सही करेगी, तो उसके ऊपर जाहिर जो उसको सही समझते हैं वो उसको दाद भी देंगे। फिर जहां तक आपने बात की कि इनको सपोर्ट क्यों हासिल है, तो देखें वेस्ट में इसराइल, स्टेट ऑफ इसराइल की ज्यूज की एक बहुत अच्छी लॉबी काम कर रही है बहुत अच्छे से, क्योंकि अब अगर आप देखें कि जितने इनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं आज तक के, वो सब अश्कनाजी ज्यूज हैं। तो अश्केनाज ज्यूज की वो रेस है जो यूरोप से ताल्लुक रखती है। तो और वहाँ आज भी देखें, जायनिस्ट तो वो पॉलिटिकल मूवमेंट है जो उन्होंने शुरू की थी स्टेट ऑफ इसराइल को के कयाम के लिए, बट वो अश्केनाज जो यूरोप से ताल्लुक रखते हैं वो आज भी वहाँ मौजूद हैं। उनके लिंक्स, उनकी हेरिटेज
वो सब वहाँ मौजूद है। इसी तरह ये प्रेशराइज करते हैं थ्रू यूएस। यूएस में सबसे ज्यादा, इसराइल के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ज्यूज की जो पॉपुलेशन है वो यूएस में मौजूद है। तो यूएस में इसी तरह जो वो थे, वो हैं एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जॉन मेयरशेमर। यस, मार्टिमर। यस। जी, उनकी उनकी एक बुक थी। उन्होंने ये बताया था कि किस तरह इजरायली लॉबी जो है वो अमेरिका के अंदर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। तो उस वो उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आया, बट अगेन ये बात इस तरह से ठीक है क्योंकि उन्होंने उसमें एक आर्ग्यूमेंट किया था कि अमेरिका में अमेरिका इजराइल एक एसोसिएशन है, मैं उसका नाम भूल गया। अ, अगर आप उसको गूगल करें तो वो उसका नाम है, बड़ी मैं अभी याद आता है तो मैं आपको उसका बताता हूँ। तो वो एसोसिएशन कैपिटल हिल में बहुत बहुत अपनी उसकी जड़ें उसने कायम रखी हुई हैं और वो अमेरिका की पॉलिसी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। दैट इज एपाक, AIPAC। ओके। सो अमेरिकन इजराइल पीसफुल पब्लिक पब्लिक ऑफ पब्लिक कमीशन समथिंग कुछ इस तरह से, खैर। तो वो वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जो अमेरिकन पॉपुलेशन है उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा थी इसराइल के लिए। वो इसलिए क्योंकि इसराइल मिडिल ईस्ट में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सेम पॉलिटिकल सिस्टम, सेम वैल्यूज की वजह से वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। बट रिसेंटली गार्जियन का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें ये था कि अब वो सपोर्ट डिक्रीज हो रही है आफ्टर 2014। आफ्टर 2014 जो गजा में इन्होंने किया उसके बाद से जो ये करते आ रहे हैं और रिसेंटली 2020 में, तो वो सपोर्ट अब ज्यादा डिक्रीज हो रही है। इस बात का एहसास स्टेट ऑफ इसराइल को भी है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया था मेन जनवरी में, जनवरी 2022 में उन्होंने ये ठीक है। जिक्र किया था कि अब उनको जिस चीज को फेस करना है वो ये है कि वो किस तरह से अपने ऊपर से ये टैग हटाएं अपार्थाइड का। तो इसीलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट भी करते हैं इस पे जब अगर कोई इस तरह की बात करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने लास्ट ईयर यही स्टेटमेंट दिया था, सेम इसी तरह की रिपोर्ट जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा उन पे बैकलैश आया था। तो अब वेस्ट वेस्ट उनका साथ इसलिए देता है बिकॉज उनकी एक लॉबी है जो कि काम कर रही है वेस्ट में। और फिर अगेन उसके मॉनिटरी और उसके सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी हैं। द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इसराइल के पास है, जो वो जाहिर है कोई भी मुल्क होगा वो उनके साथ कोऑपरेट करेगा। अमेरिका उनके साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात रखना चाहता है और क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत अच्छी है, साइबर सिक्योरिटी में इसराइल बहुत आगे है। और ऐसे उसके अलावा इकोनॉमिकली जो उनकी उनके स्टार्टअप्स हैं, उनकी कंपनीज हैं और जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इसराइल में जो मौजूद हैं, उससे वो बिल्कुल मुस्तफीद होना चाहते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। फिर अगेन एक चीज जिसका मैं जिक्र करूंगा वो ये कि एट द सेम टाइम जब ये रिपोर्ट उस वक्त छाया हुई है तब इसराइल के जो प्रेसिडेंट थे वो मिडिल यूएई के दौरे पे थे और वहां पे भी उन्हें कंडेम नहीं किया गया। उनके सामने अपने तासुरात अपने तहफ्फुजात को बयान नहीं किया गया। ये बात ये भी शो करती है कि जो अब अरब कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की, वो भी बहुत हद तक उसी पेज पे है जहां इसराइल है और वो इस इशू को जो पहले उठाती थी अब वो नहीं उठा रही। तो ये एक बिल्कुल और कंसर्निंग पॉइंट है। तो सिर्फ वेस्ट ही बिल्कुल। नहीं, खामोशी इख्तियार करके जो अरबिक कंट्रीज हैं वो भी इसको उतना ही सपोर्ट कर रही हैं। भले कंडेम नहीं कर रही लेकिन सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इवन मैं अभी पढ़ा था कि जो इजरायली स्टेट है, इट हैज लाइक कितने, आई डोंट नो, एक मिनट मुझे पढ़ने दें। इसमें मैंने पढ़ा था कि हाउ देयर ऑलमोस्ट 35,000, हाँ, 68,000 पीपल, ठीक है, जो अनरिकग्नाइज्ड है इसराइल में, ठीक है, जो 35 बेडुइन विलेजेस है रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे सामने बेसिकली खुली हुई है। उसने उसमें लिखा है कि there are about 35 bedouin villages home to about 68,000 people जो अनरिकग्नाइज्ड है। और अब अभी की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मसला ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज सच स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी इन द इंटरनेशनल लॉ एरिना, राइट? Every international organization has sort of respect for
एमनेस्टी इंटरनेशनल फॉर बीइंग बायपार्टिजन, ठीक है। और इसलिए आप इफ यू रीड द रिपोर्ट, दे वेंट ऑन टू एक्सप्लेन अपार्थाइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। उन्होंने बड़ा टाइम स्पेंड किया कि इंटरनेशनल लॉ में अपार्थाइड की डेफिनेशन ये है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसराइल के स्टेट के रिएक्शन जो एक्शंस है हिस्टोरिकली, उन्होंने फैक्ट्स को बड़ा नरेट करके बताया कि भाई इस तरह, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, उन्होंने बकायदा बताया कि भाई 68,000 लोग हैं, ये इधर रह रहे हैं, उनके साथ इस साल से इस साल तक ये जुल्म हुआ। और उसमें रिपोर्ट में मैं पढ़ा था कि ये मिलियंस ऑफ पीपल हैं इजराइल में, दे डू नॉट हैव इवन एक्सेस टू द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई ग्रिड्स, ठीक है। और मतलब कि वो प्रॉपर दे इग्नोर्ड बाय पीपल, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल इनकी डेफिनेशन है, मैंने रखी हुई थी। दिस इज द डेफिनेशन जो ये बता रहे हैं। और आप ठीक कह रहे हैं, इन्होंने इसको बहुत डिटेल में इसको समझाया है, समराइज भी किया है, और उस स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में भी बताया है जो इजरायली स्टेट इस वक्त कर रही है। बिल्कुल। तो अगर आप ये पढ़ें, द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऑफ apartheid is perpetrated when particular serious human rights violations are committed with the purpose of establishing and maintaining a system of domination by one मुझे racial group over another and इसमें systematically oppressing them. आपके मैप्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली आपको न्यूज़ शेयर हाँ, करना पड़ेगा। एक मिनट। आई कैन ओनली सी द मैप्स, न्यूज़ शेयर करेंगे ना तो बेसिकली आप अब देखें, बिल्कुल ठीक। अब आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, अपार्थाइड तो ये कन्वेंशन। वो तो ये वो डेफिनेशन है जिसे वो बता रहे हैं कि इसको ये यूएन की बताई हुई डेफिनेशन है। बिल्कुल अब ऐसे ही। इसमें एक रेशियल ग्रुप किस तरह से डोमिनेट कर रहा है एक दूसरे रेशियल ग्रुप को, तो ये तो वहाँ हो रहा है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरह से उनको वो वहाँ स्टूडेंट्स उनके पढ़ नहीं सकते, अगर वो वहाँ से छोड़ के चले जाएं तो वापस उनको वो रेजिडेंस नहीं मिलती, उनकी हम्म, नेशनैलिटी को रिवोक कर दिया जाता है। उसके अलावा हम्म, सेटलमेंट का इतना इतना वाइड फर्क है कि एक जगह जहाँ 2 मिलियन के करीब, 3 मिलियन के करीब पैलेस्टीनियंस जो वहाँ रहा करते थे, अब वो रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। और जो उनकी डिजाइन, उनकी ग्रीन लाइन बेसिकली ये कैंप डेविड में, ऑस्लो अकॉर्ड्स में ग्रीन लाइन वो डिमार्केशन थी जिससे वेस्ट बैंक की पैलेस्टीनियन टेरिटरी को डिफाइन कर दिया गया था। उसके बिल्कुल। अंदर भी इजरायली सेटलमेंट्स रह रही हैं, और वो इतनी मॉडर्न, इतनी जबरदस्त किस्म की वहाँ पे रेजिडेंसेस उनकी बनी हुई हैं, कम्युनिटीज बिल्डअप हो गई हैं। और दूसरी तरफ अरब जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो बहुत एक बिलो द पॉवर्टी लाइन एक जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तो एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, तो हम्म, ये तो फैक्ट्स भी बता रहे हैं। उसके हम्म, अलावा सिर्फ यही नहीं, बेत्सलेम एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट ग्रुप है जो इसराइल से ऑपरेट होता है, वो भी इसके खिलाफ बात करता है। वो भी उसका रेफरेंस भी इस रिपोर्ट में मौजूद है कि उन्होंने भी ये बताया कि किस तरह से वहाँ लैंड ग्रैबिंग हो रही है, जो उनसे जबरदस्ती उनकी जमीनें छीन ली जाती हैं और वहाँ पे इजरायली सेटलर्स को आबाद कर दिया जाता है। बिल्कुल। उसके अलावा डैनियल डैनियल साइडमैन एक लॉयर हैं जो ही इज आल्सो बेस्ड इन इसराइल, तो वो भी इसके खिलाफ बात करते हैं और वो भी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि किस तरह से वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हो रही है और बिल्कुल। एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के ऊपर सबकत दी जा रही है और उनको आइसोलेट करके उनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये बातें तो सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल इन सब में सबसे ज्यादा क्रेडिबल है, बट अगेन एमनेस्टी इंटरनेशनल सिर्फ नहीं, वो इदारा नहीं है जो सिर्फ ये बात कर रहा है, बाकी और भी ऐसे लोग हैं, इदारे हैं जो इसकी बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने लास्ट ईयर इस पर रिपोर्ट शाया की है। बिल्कुल ऐसे ही है। हारिस भाई, इवन मैं इवन जो इसका जो है, फॉर एग्जांपल मैं अभी पढ़ रहा था कि उनकी जो रिजेक्शंस आई हैं, इवन यूएस सेनेटर ने भी बेसिकली कहा है कि यूएस जो कंट्रीज मैंने आपको पहले बताए थे, उन्होंने बेसिकली यही कहा कि हम लोग द आइडिया ऑफ दिस वर्ड अपार्थाइड, बेसिकली उनका ये कहना है कि इट शोज ए वन साइडेड व्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। और उनका ये था कि दिस शोज के ये जो है, ये एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर उन्होंने कमेंट्स किया था कि एक पर्टिकुलर जो है एजेंडा है पॉलिटिकल जिसको ये सपोर्ट कर रही है रिपोर्ट, और इसमें उन्होंने बकायदा इस पे कहा है कि alleged fact कि Amnesty International is now a part of those organizations around the world जो इसराइल के खिलाफ जानबूझ के जा रही हैं। और इंटरेस्टिंगली प्रीएम्प्टिवली जो रिपोर्ट है उसमें इटसेल्फ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हाँ, उसमें उसमें क्योंकि probably the researchers who did all this research उनको पता होगा कि यार obviously यूएसए और यूरोपियन यूनियन से काफी बैकलैश आना है, तो उन्होंने रिपोर्ट में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, the USA, European Union and its member states and the UK, but also those states that are in the process of strengthening their ties, such as some Arab and African states, must recognize that Israel is committing the crime of apartheid and other international crimes. But वो इसको इन्होंने आगे जाके एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि उनको कॉल अपॉन किया कि यूज ऑल पॉलिटिकल and diplomatic tools to ensure Israeli authorities implement the recommendations outlined in this report and review any cooperation and activities with Israel to ensure that it do not contribute to maintaining the system of apartheid. So very interesting choice of words. So basically ये जो diplomatic और उन्होंने बाकी cooperation की बात की है, so basically इन्होंने कहा है कि इजराइल पे सैंक्शंस लगाएं ताकि यू कैन फोर्स देम टू डू दैट। ऑन द अदर हैंड रिस्पांस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल जर्मनी की तरफ से रिस्पांस आया कि वी रिजेक्ट दिस एक्सप्रेशंस लाइक अपार्थाइड और ए वन साइडेड फोकसिंग on of criticism on Israel that is not helpful to solving the conflict in Middle East. Similarly, Senate Committee on Foreign Relations of US ने कहा है, रॉबर्ट मेनेंडेस सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि by identifying Israel's very establishment, जो मैंने बात की थी कि उन्होंने बेसिकली रिपोर्ट में कहा है कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट ही एक बिगिनिंग ऑफ अपार्थाइड है, ठीक है। तो उसके जवाब में सेनेटर ने कहा कि यूएस सेनेटर ने by identifying Israel's very establishment as the financial foundation for this acquisition, Amnesty International has joined a growing chorus of vicious voices intent on denying Israel's right to exist through slander, misinformation, and ignoring that both Israelis and Palestinians are responsible for their own fates. So मेरा अगला सवाल इस पूरी स्टेटमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। सो इस पूरे इस उसमें, ठीक है, जो ये एंटी एंटी एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट है और जो इजराइल की सपोर्ट में जितने भी लोग बोलते हैं वो ये बड़ी बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम आम जुबान में ऑन अ वेरी माइक्रो लेवल हम कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग, ठीक है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि यार ठीक है, वी एग्री के जंग हो रही है, ठीक है, वी एग्री देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, और उसको ये वॉर से इक्वेट करते हैं, व्हिच इज समथिंग वेरी रिडिकुलस बिकॉज पावर डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, व्हिच वी एग्री अपॉन, ठीक है, ऑब्वियसली। और ये पहली दफा नहीं हो रहा, बट यानी कि शुरू से वी बीन हियरिंग कि पैलेस्टीन की सपोर्ट में बड़ी आर्टिकल्स आए हैं और इस तरह लोग लिखते हैं कि भाई जिस तरह अभी भी इवन द लास्ट जो ये जो शेख जरा वाला वाकया हुआ है, इसमें सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वो कैंपेन चल रही थी, गन्स वर्सेस टोन्स, राइट, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि हाउ देयर आर पावर डिस्पैरिटीज बिटवीन टू पीपल। तो मेरा सवाल ये है कि हाउ डज दिस कीप ऑन बीइंग द रिस्पांस फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया, और क्यों ये रिस्पांस जिस तरह के विक्टिम ब्लेमिंग से हम अभी तक क्यों नहीं पा रहे? इट हैज बीन सो लॉन्ग कि ये जा रहा है, और हमेशा ये पहली रिपोर्ट तो नहीं है, वी बोथ नो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज रिलीज्ड आर्टिकल्स, स्मॉल आर्टिकल्स बिफोर दिस एज वेल। तो हमेशा ये रिस्पांस होता है कि भाई पैलेस्टीन भी तो लड़ रहे, तो दे आर रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन फेट, ठीक है। तो आप इस पे बताएं कि क्यों ये रिएक्शन क्यों है, व्हाई देयर इज विक्टिम ब्लेमिंग इन दिस केस? R2P क्यों नहीं लगता? जब आप अफगानिस्तान में R2P लगाने की बातें करते हैं आप, और पूरी दुनिया में R2P की बातें करते हैं, तो इजराइल पे क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि आप क्यों अपने एक ऐसे एलाय को नाराज करना पसंद करेंगे जो आपके फायदे में, आपके बेनिफिट में बहुत ज्यादा
फायदेमंद है आपके लिए, आप उसको क्यों नाराज करेंगे? तो सिर्फ यही बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे याद आ गया एपाक, अमेरिकन इजरायली वो है पब्लिक अफेयर कमेटी। तो वो एक लॉबी है जो कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इसराइल से जो इन्हें फायदा है वो ये है, वेस्ट को और स्पेसिफिकली यूएस को जो फायदा है वो ये है कि मिडिल ईस्ट में उनकी एक प्रेजेंस कायम रहती है। इतने ओवर द इयर्स उनमें एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका है इसराइल के साथ, जो कि अब अरब कंट्रीज के साथ उन्हें नहीं है। तो जियो पॉलिटिकली एक फायदा है कि उनको उनकी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में कायम रहती है। दूसरे सेकेंडली इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदा है उनके साथ काम करके। तीसरी चीज साइबर सिक्योरिटी, वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी के हवाले से, और जो स्पेयोनाज है उसके हवाले से उनको बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उनके साथ काम वो करना चाहते हैं। फिर उनकी एक रूट्स रही है, एक उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, और वो कोई गरीब पॉपुलेशन या कोई मिडिल क्लास पॉपुलेशन नहीं है। दे आर रिच एंड वेल्दी पीपल, जो कि इसको बहुत ज्यादा उनकी इकोनॉमीज पे बहुत ज्यादा असरअंदाज हैं। तो इस तरह से, और वो इनडायरेक्टली स्टेट ऑफ इसराइल को सपोर्ट करता है, बिकॉज स्टेट ऑफ इसराइल जो फंड्स जनरेट करती है वेस्ट बैंक में सेटलर्स को आबाद करने के लिए, या महंगे दाम दे के जमीनें खरीदने के लिए। ऐसा भी हुआ है कि वो ज्यादा पैसे देकर उन्होंने पैलेस्टीनियन, अरब पैलेस्टीनियन से उनकी जमीनें भी खरीदी हैं। तो ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं? ये सब पैसे वहीं से आते हैं ना, जो ज्यूज इन कंट्रीज में बैठे हुए हैं। तो अगेन इसराइल जो कि उनके लिए इतना बेनिफिशियल है, उसको नाराज करके पैलेस्टीनियंस का साथ देके उससे उनको क्या फायदा मिलेगा? लाइक मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो रियलिज्म की थ्योरी पे काम करता है, और हर मुल्क अपने फायदे के लिए ही काम करता है, जो जिससे उसको फायदा हो रहा है। और जो जितने ये लिबरल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सिर्फ मोस्टली ये सिर्फ थ्योरीज की हद तक ही महदूद है, हमें देखने को नहीं मिलता। अगर यही चीज जो आप कह रहे हैं अफगानिस्तान में उनको, उनके लिए कोई लूजिंग पॉइंट नहीं था, वो किसी एलाई को नाराज नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो वहाँ जो चाहे कर सकते थे। अगेन अगर अफगानिस्तान में भी कोई उनका ऐसा एलाई होता, उसके अराउंड किसी उसके बॉर्डर के अराउंड कोई कंट्री लाइक पाकिस्तान भी अगर ऐसा होता जो उनके बहुत ज्यादा फायदे का होता, तो फिर उन्होंने जो किया उससे वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ करते। तो जो पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करके दे हैव नथिंग टू गेन, और इसराइल को नाराज करके दे हैव एवरीथिंग टू लूज। तो वो ये नहीं करना चाहते। दिस इज सो सिंपल। ठीक है। अब हारिस भाई, हम क्योंकि अब डिस्कशन हो गई बैकलैश की, आप ये देखें ना, इसमें एक पॉइंट में और ऐड करूंगा। आप ये देखें ना कि जिमी कार्टर द 39th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जिन्होंने ये कैंप डेविड अकॉर्ड जो मीडिएशन की थी, उन्होंने कैंप डेविड अकॉर्ड में पैलेस्टीनियन जो इजिप्शियंस और इजराइलीज के बीच में, तो उस हाँ उनके साथ जो तो उन्होंने अपनी बुक लिखी पीस नॉट एपार्थाइड, और उनको बाकी का सारा वक्त अपनी उस बुक को डिफेंड करने में लग गया। उनके ऊपर इतना हैवी क्रिटिसिज्म आया। तो आप सोचें, एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट उस क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर सका, और उसने अपनी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बदली बाद में। उसको बहुत ज्यादा वो जो जिस एग्रेसिवनेस से उन्होंने एक बात कही थी, फिर वो उससे पीछे हटते गए। अल्टीमेटली उन्होंने उस बात को चेंज किया, अपनी स्टेटमेंट्स को। तो जब वो हैंडल नहीं कर सका, तो और आपको क्या समझते हैं कि कोई करेगा? मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो आज भी अब हमने दो चीजें डिस्कस कर दी हैं। we've discussed the historical context, हमने बैकलैश डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब अगला स्टेप है वे फॉरवर्ड, ठीक है। और उसके बाद we'll talk about something very relatable to Pakistan and apartheid closer to home, right? Arguably, और उसके अंदर
मैं अब अगला स्टेप है, तो द वे फॉरवर्ड, ठीक है, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, जो बड़ी मेरे लिए हाईलाइट थी, जो रिपोर्ट में बात हुई है। बेसिकली जो सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट की कि the international response to apartheid must no longer be limited to bland condemnations and equivocating, ठीक है, equivocating. Unless we tackle the root causes, Palestinians and Israelis will remain locked in the cycle of violence which has destroyed so many lives. ठीक है, and moving on, it says that Israel must dismantle the apartheid system and start treating Palestinians as human beings with equal rights and dignity. Until it does, peace and security will remain a distinct prospect for Israelis and Palestinians alike. इसमें मेरा सवाल ये है कि how do you think this cycle of जो cycle of violence की बात कर रहे हो बार बार, और मैंने रिपोर्ट में काफी जगह इसकी बात हुई है कि cycle of violence cannot be broken unless हम लोग कोई like for proactive कदम लेंगे. So आपके ख्याल में, considering the status quo, what can a proactive step towards ending this look like today? ठीक है, कि आज अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्शन लेगी वो कैसा होगा, क्योंकि कंडेमनेशंस तो आ रही हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया, हम भी बात करके कर सकते हैं, ठीक है, और भी 3-4 रैलीज निकलेंगी पूरी दुनिया में, ठीक है, इसराइल में भी देयर इज सपोर्ट, वी नो दैट इसराइल में भी काफी सपोर्ट है, इवन ज्यूज, अ लॉट ऑफ ज्यूज आर अगेंस्ट दिस एज वेल, ठीक है, बट एक्शन, जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं, वी सी दैट 5-6 महीने बाद डाई डाउन कर जाती है बातें. तो क्या आप देखते हैं कि क्या इसका वे फॉरवर्ड है? अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका वे फॉरवर्ड कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आता. मुझे मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ये कोशिश करेंगे इसको ऑक्यूपाई करने की, जो भी उनके बची कुची सेटलमेंट है पैलेस्टीनियंस की, उनको वहां से निकालने की. बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, एक आइडियोलॉजिकल रीजन है. इट्स नॉट अबाउट द स्टेट, इट्स अबाउट द रिलीजन. तो वहाँ उनके लिए ग्रेटर इजराइल, जहाँ पे एक स्टेट जो उनकी जो बाइबल में एक प्रोफेसाइज्ड स्टेट है, जो उन्हें खुदा की तरफ से बताई गई है कि ये पूरी एक ज्यूज के लिए स्टेट होगी दुनिया में, तो वो उस एम के पीछे चल रहे हैं. द मिशन ऑफ जायनिज्म वाज आल्सो अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट स्टेट, जो इजराइल से शुरू हुई है, बट इट विल एक्सपेंड टू बी अ ग्रेटर इजराइल स्टेट, और वो फैलेगी. तो जब वो फैलेगी और दुनिया भर से तमाम ज्यूज वहां आएंगे, तो जाहिर है उसके लिए फिर वहां और किसी को रहना, तो उसका रहने का सवाल ही नहीं उठता. फिर अगेन इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको किस तरह से प्रेशराइज कर सकती है इजराइल को? सैंक्शंस लगा के, तो वो नहीं लगाएंगे. आप इसी तरह देखेंगे कि ये बातें चंद फैक्शंस में की वजह से उठेंगी. कुछ लोग हैं जो इस बातों को उठाएंगे, जो क्रिटिसाइज करेंगे, कंडेम करेंगे. कुछ इंटरनेशनल न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, जो कि इसको कंडेम करेंगी. ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंडेम करेंगी, बट अगेन वो कुछ नहीं कर सकती. इवन इन यूएन, अमेरिका ऑलवेज ब्लॉक यूएन फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट इजराइल. वो उसका बहुत बड़ा एलाय है. तो और यूएन में सबसे पावरफुल वॉइस. तो जब वो ही यूएन को ब्लॉक कर रहा है, तो आप सोचें और फिर कोई और क्या कर सकता है? लाइक अमेरिका जो कर रहा है, वेस्ट उसको सपोर्ट करता है बिकॉज दे आर एलाइज. तो जो दुनिया का पावरफुल डोमिनेंट जो ग्रुप है, जब वही इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप ये तो नहीं देख सकते कि पैलेस्टीनियंस के हक में सिचुएशन बेहतर होगी. वो तो और होती जाएगी. और सत्तर और मैंने आज तक मैंने ये नहीं देखा कि ये सिचुएशन उनके हक में बेहतर हुई हो. कान आप यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, कि आप कोई सा भी किसी तरह से भी सॉल्यूशन निकालने, बट अगेन उनके लिए चीजें मुश्किल होती गई हैं ओवर द ईयर. आई एग्री विद योर पॉइंट, बट एक और पॉइंट है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं आपको हिस्टोरिकली एक्सप्लेन करूंगा क्यों, और फिर मैं आपसे दोबारा यही सवाल पुट फॉरवर्ड करूंगा. ठीक है,
अभी एक अरब अमेरिकन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है जेम्स सॉकबी, उनकी स्टेटमेंट आई है। बेसिकली इट्स अ वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक एआई। तो उन्होंने कहा है कि अल जजीरा में उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा था कि they want to nip this in the bud. This by this they mean the report, right? But the bud has already broken ground and developed roots, and it's going to be a losing battle on their part. ठीक है? और उन्होंने अल जजीरा को कहा, which is very interesting because मैं आपको बताऊंगा क्यों। Domestic, he said that domestic pressures have compelled many legislators to condemn the amnesty report, but the group's status and international credibility make it difficult to dismiss its conclusion, ठीक है, that Israel is systemically oppressing Palestinians, ठीक है। ये तो हो गया one sided, ठीक है। But this reminds me of something very interesting, and that was the Vietnam War, right? Sorry, in Vietnam War, if you remember correctly, it was the people, okay? Because we know, okay, although there is a huge support in the international corridors, state legislators, but there is another voice, which is voice of the people. And we know for a fact that internationally and in locally as well, people have there is large mobilization in favor of Palestinians, right? In all the Europe और सारे ममालिक में, ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि जब मैं इंटरनेशनल हिस्ट्री पढ़ता हूँ, ठीक है, तो आई बिलीव कि ठीक है कि टाइज होते हैं, इकोनॉमिक टाइज होते हैं, मिलिट्री टाइज होते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज होते हैं, जिस तरह वियतनाम वॉर में थे, ठीक है। बट countries have been known to take a step backwards because of citizens pressure, because of public pressure, ठीक है। तो आई बिलीव देयर इज स्टिल अ चांस के पब्लिक प्रेशर जो है वो फोर्स करे और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया से कम मेरी उम्मीदें हैं, क्योंकि मीडिया हैज अ लॉट ऑफ there is a lot of international influence of Zionists on the media, as our foreign minister said, infamously said, right? But uh, I believe people have a certain power, और वो power आएगी सामने, and that will lead to change. What do you think about that? देखें, अगर जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पीपल हैव सर्टेन पावर, अगर लोग निकल आते हैं इनके खिलाफ और बात करते हैं तो उससे एक प्रेशर बिल्डअप होगा। बट अगेन वो कैसे होगा? वेस्ट, जो कि अगर ये वेस्ट में होता है तो प्रेशर बिल्डअप होगा, बाकी मिडिल ईस्ट में अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे तो पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ा और अभी भी नहीं पड़ेगा। या पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में भी उनके हक में, पैलेस्टीनियंस के हक में मुजाहरे होते रहे हैं, बट अगेन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हमारे उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अगर वेस्ट में कुछ होता है तो उससे फर्क पड़ेगा, मगर वेस्ट में कुछ होगा क्यों? True. अमेरिका में आपको पता है कि अमेरिका में क्रिश्चियंस का एक बहुत डोमिनेंट ग्रुप है जिसे इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस कहते हैं, बिल्कुल और वो बिल्कुल स्टेट ऑफ इसराइल के सपोर्ट में है। वो चाहते हैं कि ये स्टेट वहां कायम रहे। नॉट ओनली ज्यूज, वो भी ये चीज चाहते हैं, और वो जिसमें ये द ट्रम्प फैमिली, द जेरेट फैमिली, ये भी उसमें उसमें शामिल है। तो बिल्कुल उनके बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस एवेंजेलिकल हैं। तो वहां पे जितने जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इस क्रिश्चियनिटी के सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं। वो चाहते हैं स्टेट ऑफ इसराइल कायम रहे, वो चाहते हैं कि वो एक्सपेंड करके ग्रेटर इसराइल में कन्वर्ट हो। तो फिर आप किस तरह समझते हैं कि वो वहां पे उसको कंडेम करेंगे? या और बहुत एक बड़ी मेजोरिटी है लोगों की जो इसका साथ देती है। तो अगर अगर ये होता है कि पब्लिक प्रेशर से चीजें बदली जाती हैं, बिल्कुल, बट पब्लिक प्रेशर क्रिएट होता हुआ भी तो नजर आए ना, वो क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये गार्जियन का एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने ये बताया कि आफ्टर 2014 जो अमेरिकन यंग पॉपुलेशन है उसमें सपोर्ट फॉर इसराइल के ट्रेंड में कमी नजर आ रही है, बट वो कम है। इवेंचुअली अगर ये ग्रो करके बहुत ज्यादा हो जाती है तो शायद ऐसा हो, बट मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ Okay, perfect. Now, bringing this a little closer to home, ठीक है? Because at the time of the recording, ठीक है, आज 5th February है,
which is Kashmir Solidarity Day. ठीक है? And we all know that when we talk about being treated as a inferior race, ठीक है? Although Kashmiri case में it's a little bit more complicated, but even there, I see that there has been a lot of uh, relatable and very comparable situation, ठीक है? Especially since August 2020, August 2019, sorry, ठीक है? And we've seen that people over there have been under lockdown, and there has been something जो कि digital apartheid आप कह सकते हैं, ठीक है? There has been a lot of censorship, ठीक है? बहुत कुछ हुआ। और एक मेरी फेवरेट राइटर हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की ऑथर हैं, अरुंधति रॉय, राइट? she passed a statement. Yeah, she passed a statement which is very interesting. She said, at midnight of August 4th, 2019, India turned all of Kashmir into a giant prison camp. 7 million Kashmiris were barricaded in their homes, internet connections were cut, and their phones went dead. ठीक है? Which is like, this is something जिससे अभी हम बात करते आ रहे हैं, ठीक है? It is very relatable to in that sense, right? Although इसको अब like लोग नहीं कहेंगे apartheid, और उसको like the word has not been termed yet, right? On Kashmir, ठीक है? But आप इस पे क्या सिमिलरिटीज देखते हैं, और आप कश्मीर के इशू को कैसे सॉल्व होते देखते हैं फ्यूचर में? तो कश्मीर का जो इशू है और जो इन्होंने किया है आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करके, उसके बाद कश्मीर की सिचुएशन बहुत हद तक सिमिलर है गजा की सिचुएशन, जिसको एक ओपन एयर प्रिजन बना दिया गया है। इंटरनेट कनेक्शन वहां से कट कर दिए गए हैं, जॉब्स का वहां पे इशू है। लास्ट ईयर मैंने वीडियो किया था इसके ऊपर, तो उसमें एक केस मैंने रिपोर्ट किया था, जिसमें एक केस ऑलरेडी रिपोर्टेड था जिसको मैंने कोट किया था। उसमें ये था कि एक लड़के ने खुदकुशी की थी, 17-18 साल का लड़का था, उसने खुदकुशी की। क्यों? क्योंकि उसके फादर को, जो कि मुस्लिम थे, उनको 2 साल से गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको 2 साल से पे नहीं किया था। उनके हालात इतने खराब हो गए थे कि उनका सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। तो उसने प्रेशर में आके खुदकुशी कर ली, अपनी जान ले ली। फिर जो कश्मीर की एक रेवोल्यूशनरी जमात थी इनकी, कश्मीर की, जो इस ऑपरेशन के खिलाफ लड़ रही थी, उसके बहुत बड़े रहनुमा थे सैयद अली गिलानी। वो जब वो इंतकाल कर गए, तो उसके बाद उनके खानदान को उनकी तस्लीम करने तक की इजाजत नहीं मिली। उनको हाउस अरेस्ट करके रखा, और जाके जो फौजियों ने उनको दफन कर दिया। तो वहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट है, बिल्कुल सिमिलर टू गजा। अब किस तरह से कश्मीर का क्या हल होगा? कश्मीर के लिए पाकिस्तान को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बट इन इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान ने की भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने नहीं की, सिंस दैट पाकिस्तान कर रहा है। बट अगेन पाकिस्तान उतना प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाता या नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ उसकी जो सिचुएशन है इस वक्त। बट मे बी समटाइम इन फ्यूचर पाकिस्तान एक ऐसी लॉबी बना ले जो यूएन में इस इशू को और ज्यादा फोर्सफुली प्रेजेंट कर सके, तो शायद वहां पे कुछ सिचुएशन बदलती नजर आएगी। बट अगेन इंडिया इस वक्त कंपैरेटिवली इस वक्त एक बहुत पावरफुल पोजीशन में, बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी और बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशन विद द वेस्ट। तो क्योंकि उस वक्त एक पावरफुल पोजीशन में, इसलिए उस पर जितना भी क्रिटिसिज्म हो, जितनी भी कंडेमनेशन हो, बट अगेन वो अपनी आप ये देखें ना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट्स उन्होंने सीज कर दिए 2020 में। उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए, उनको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन वहां नहीं करने दी जा रही, उनको नहीं करने दी जा रही। उनके लिए जो भी जो सोर्सेज हैं, जो लीड्स हैं, वो सब वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स, लोकल मीडिया आउटलेट्स हैं। तो जब वो ये कर सकता है, तो आप फिर अंदाजा लगाएं फिर और दूसरी क्या बात है। उसके ऊपर भी कोई इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ, ये तो
ये मेरा ख्याल है लोगों ने सुनी भी नहीं होगी ये बात। बिल्कुल तो इस ऐसे ही बात को है। भी बहुत I remember reading upon this very fact that they did not let a lot of international media and human rights watch observers जो हैं they weren't allowed to enter Jammu and Kashmir last year. ठीक है? On that I remember a recent report by Amnesty International on India as well. और उसके अंदर उन्होंने बताया था बेसिकली ये आई थी जब एक कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे Khurram Parvez, yes. Khurram Parvez was arrested and he was put under house arrest, right? If I'm not wrong. So he तो तब उनकी आई थी लास्ट जो रिपोर्ट थी और उसमें they actually talked about how India has become like very adamant or it has been very obtrusive against Kashmiris, ठीक है? और specifically जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं they're not letting the word out, ठीक है? तो यहाँ पे भी जिस तरह आपने कहा सेम पावर डायनामिक्स पावर डिस्पैरिटी आ रही है कि एक तरफ इंडिया है, ठीक है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग और ये दे हैव एक्सेस टू ऑल द वेस्टर्न फ्रेंडशिप्स और ऑल द इकोनॉमी जस्ट लाइक इजराइल, राइट? सो और उसी तरह ऑन द अदर हैंड कश्मीरीज हैं विच आर लाइक सपोर्टेड बाय पाकिस्तान एंड अदर वही वाले कंट्रीज लाइक इट्स द सेम पावर डायनामिक्स, राइट? और ये कि बस यहाँ पे ये है कि थोड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कंडेमनेशंस आ जाती हैं जिस तरह यूके के ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्रीज होती हैं उसकी कंडेमनेशंस आ जाती हैं. बट मेरा अब आखिरी सवाल है बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन वो ये कि so like these are just two of the ongoing crises जहाँ पे ये हो रहा है apartheid, ठीक है? Even if you read into it अभी uh, Tigray there is an area in Africa, ठीक है? There has been ongoing genocide और वहाँ पे भी बहुत alarming situation है against weak people, ठीक है? और like there are so many places I could go on जहाँ पे like the weak are being oppressed by the stronger countries, ठीक है? सवाल मेरा अब इससे ये बनता है कि what can international क्योंकि आप IR के बंदे हैं एज ए जर्नलिस्ट भी हैं, ठीक है? I believe media has become very decentralized or this is becoming a problem, ठीक है? For all these occupying forces Israel, India और इसमें टिग्रे में इजिप्ट, ठीक है? तो मेरा सवाल ये है कि इन वर्ल्ड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया डू यू थिंक कि पहले तो होता था ना कि यार हमें पता नहीं लगा, ठीक है? गवर्नमेंट्स कहती थी कि लाइक वी वर टू लेट टू द एक्शन, ठीक है? हमें पता नहीं लगा तो इसलिए नुकसान हो गया. सो डू यू थिंक कि इन द फ्यूचर गवर्नमेंट्स को हम ज्यादा अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? बिकॉज अब तो मैं क्योंकि ट्विटर पे होता हूँ, ठीक है? आई सी व्हाट्स हैपनिंग इन टिग्रे लाइव ओवर देयर, ठीक है? और पिछले साल शेख जरा में जो हुआ, ठीक है? इंस्टाग्राम पे देयर वर फेमस जो वहाँ पे जर्नलिस्ट थे दे वर ब्रदर टू सिबलिंग्स व्हिच वर वेरी फेमस, ठीक है? उन्होंने काफी लाइक इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड एवरीथिंग, राइट? एंड सिमिलरली टिग्रे से देयर लाइक कश्मीर से, ठीक है? देयर वर लाइव इंसिडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? और आपको पता कश्मीर में थोड़ा इस तरह हुआ था कि उन्होंने इंटरनेशनल सॉरी इंटरनेट कनेक्शन कट डाउन कर दी थी जिसकी वजह से वी कुडंट गेट द सेम काइंड ऑफ कवरेज फ्रॉम द डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ओवर देयर. पर उससे मेरा सवाल ये उठता है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ फास्ट मीडिया वेयर गवर्नमेंट्स नो कि क्या हो रहा है, लाइव पता लग रहा है आपको कि यार आपको रिपोर्ट मिल रही है कि उस मुल्क में ये हो रहा है, ठीक है? पूरी दुनिया को पता लग रहा है, लोगों को पता लग रहा है, ठीक है? हमें पता लग रहा है. व्हाई इज देयर सो मच इनएक्शन, ठीक है? ये मेरा लास्ट सवाल है. एंड व्हाट कैन वी देयर डू इज अबाउट इट? देयर इज सो मच इन एक्शन बिकॉज आप देखते हैं कि जो एनजीओज हैं और जो आईजीओज हैं
इनको आपने बना तो दिया है, लेकिन इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ट्रू। इनको कोई पावर नहीं दी गई। तो जस्ट ये कंडेम कर सकते हैं, और ये उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। फिर अगेन, फिर वही बात आती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मेरा देखने का नजरिया यही है, जो कि फैक्ट से साबित भी होता है कि द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दे वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ रियलिज्म। जिससे उनको फायदा हो रहा है वो अलाइनमेंट्स होती हैं जिससे उनको फायदा हो रहा होता है। सारी पावरफुल कंट्रीज एक तरफ हैं, तो चीजें तब बदली जा सकती हैं जब आप यूनिलैटरल, अभी हम जिस दुनिया में मौजूद हैं इसको यूनिलैटरल वर्ल्ड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सुपर पावर है और उसकी उसके अराउंड एक पूरे अलाइज बने हुए हैं और उसकी एक अलाइनमेंट बनी हुई है। जहाँ पे ये बाइपोलर हो जाएगा, यानी कि एक और ऐसी पावर, जैसे सोवियत यूनियन के टाइम में हुआ था कि वो सोवियत यूनियन जब बन गई थी, तो वो एक कंपटीशन को पैदा कर देते हैं। अब क्या है कि आपकी जो एक पावर है उसको भी संभल के चलना है, उसके एलाइज को भी संभल के चलना है, बिकॉज उसको पता है कि एक सामने एक और पावर बड़ी है। तो अगर आज रशिया चाइना का अलायंस और इससे रिलेटेड कंट्रीज इसके अराउंड एक ब्लॉक बना लेती हैं वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट, तो आप देखेंगे चीजें बहुत हद तक ईज डाउन होंगी। वो क्यों? क्योंकि जब आपको पता होता है कि सामने एक और ऐसी पावर है जो कि सपोर्ट कर रही है किसी को भी, तो उसके बाद फिर आप भी थोड़ा सा मोहतात हो जाते हो, जैसे कि ये थ्रू आउट सोवियत यूनियन के टाइम में देखने को मिला। उसके अलावा तो सबको पता है कि अगर सिर्फ एक ही पावर है, उसके एलाइज हैं, वो सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर पूरी दुनिया उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। तो यही हम सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद से देखते आ रहे हैं। बाकी जहां तक मीडिया की बात है, मीडिया तो देखें रिपोर्ट कर रहा है। अब मीडिया भी नहीं, इससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं कि सोशल मीडिया अब इतनी बड़ी करेंसी बन चुका है, जहाँ पे उसने सिटीजन्स को एम्पावर कर दिया है टू बी अ जर्नलिस्ट। अब सिटीजन जर्नलिज्म चल रहा है, कोई भी बंदा अपना मोबाइल उठा के शूट कर देता है, जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि कश्मीर में भी ऐसा हुआ और पैलेस्टाइन में भी ऐसा हुआ। इसी वजह से इंडिया ने इंटरनेट कनेक्शन वहां पे ब्रेक डाउन कर दिए ताकि दुनिया को पता ना चल सके कि क्या हो रहा है। तो ये तो वो कर सकते हैं, बट अगेन किसी ना किसी तरह से दुनिया को पता चल ही जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। अब वी आर लिविंग इन अ वेरी कनेक्टेड वर्ल्ड जहाँ दुनिया श्रिंक हो रही है, तो लोगों को चीजें पता चल जाती है। बट अगेन उनको काबू करने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए आप उनसे ज्यादा ताकतवर हो या उनके बराबर हो कम से कम। अगर आप दोनों नहीं हो तो आप उनको नहीं रोक सकते या प्रेशराइज नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टांसेस की तरफ जा रही हैं, बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव हो रही हैं। और ये वो सारी गवर्नमेंट्स हैं जो इस वक्त किसी न किसी तरह की पावर डायनेमिक्स को शेयर करती हैं, किसी पोजीशन पे है, एक पावरफुल पोजीशन पे है। तो वो यही कर रही हैं। इसीलिए एक साइमल्टेनियस ऑल्टरनेट पावर का होना जरूरी है जो उसको चैलेंज कर सके। इस तरह आप देखते हैं कि इस तरह आप देखेंगे कि पीस बहुत हद तक इस्टेब्लिश हो जाएगा। बट अगेन इसके लिए कंट्रीज को एक ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ अलाइन होना पड़ेगा। अब आप मिसाल के तौर पे, अगर यूएन में चाइना, जो कि बहुत हद तक बहुत करीब है, बहुत कुछ वक्त ही है मतलब कुछ साल है, लाइक 25-30 साल, जिसमें चाइना सरपास कर जाएगा यूएस को। यूएन में उनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। अगर वो यूएस को सरपास कर जाते हैं या एटलीस्ट चैलेंज भी करते हैं, वीटो करने का उनके पास राइट है, बीइंग फ्रॉम द 5 कंट्रीज, Yes. सुपर पावर कंट्रीज जो हैं उनमें से। तो अगेन अगर उनका एक ब्लॉक बन जाता है जो कि अपोज कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, तो आप देखेंगे कि चीजें बहुत हद तक ईज डाउन होंगी, स्टेबिलिटी की तरफ आएंगी। ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गया कि इंटरनेशनल एरिना में सारा बाइपोलैरिटी मल्टीपोलैरिटी वो तो समझ आ गया। मैं जो आपसे सवाल था ना वो था कंप्लीसेंसी ऑन द लेवल ऑफ सिटीजन बॉडीज, राइट? जिस तरह कि व्हाई इजंट देयर मास मोबिलिटी, ठीक है। एक जमाना था कि दुनिया में जितनी भी रेवोल्यूशंस आई हैं फॉर द बेटरमेंट और वर्स, ठीक है, there was some sort of mobility in the world, ठीक है। So when these crimes of oppression are happening all around the world, ठीक है, आप देखते हैं पैलेस्टाइन में भी, आपने खुद ही कहा कि
लोग मोबाइल नहीं है इन अमेरिका वेस्ट में भी। आपने कहा कि देयर इज वेरी लो चांस के लोग वो सड़कों पे आएंगे टू protest what's happening in Palestine. Similarly, कश्मीर पे पाकिस्तानी आते हैं, लाइक साल में 3-4 दिन होते हैं, ठीक है। इफ इमरान खान साहब ने, आई रिमेम्बर वो जुम्मे वाला, इफ यू रिमेम्बर, जुम्मे को सड़क पे आके 5 मिनट खड़े होना था, ठीक है। दैट डिड नॉट वर्क फॉर लाइक 2 to 3 weeks, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं आया सड़कों पे, ठीक है, जुम्मा पढ़ के, कोई सीन नहीं था ऐसा, ठीक है। मतलब कि these kind of things were happen could not happen, ठीक है। mass mobility नहीं हो रही, mass mobilization नहीं हो रही। So why is the world today very complacent towards these oppressions that are going on? ये इसलिए है क्योंकि आप के पास थ्रू सोशल मीडिया एक आप देखते हैं कि एक नैरेटिव वॉर है। लोगों के पास हर तरह का पर्सपेक्टिव पहुंच रहा है। फिर अगेन जिस मास मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, उस मास मूवमेंट के पीछे देयर हैज टू बी अ वेरी सॉलिड रीजन दैट इज अफेक्टिंग यू। अगर वो आपको अफेक्ट कर रहा है तो आप रोडों पे निकलेंगे ना। अगर वो आपको अफेक्ट नहीं कर रहा तो आप नहीं निकलेंगे। जितने दुनिया में रेवोल्यूशन आए वो इसीलिए आए क्योंकि वो उन लोगों ने वो लोग लाए जिनको वो अफेक्ट कर रहा था। तो अगेन कश्मीरी आर नॉट इन अ पोजिशन कि वो एक कोई ऐसी मास मूवमेंट बना सकें। लाइक वो जिस हद तक कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एक दूसरी कंट्री लाइक पाकिस्तान है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया में एक वीक वॉइस है। अगर पाकिस्तान एक, वही जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि अगर पाकिस्तान एज अ कंट्री एक स्ट्रॉन्ग वॉइस होता तो वो बहुत हद तक चीजें कश्मीरी के फेवर में करवा सकता था। वो नहीं है। तो लोगों के जमा हो जाने से अपने मुल्क में तो फर्क पड़ सकता है, किसी दूसरे मुल्क में नहीं पड़ सकता। ब्लैक लाइव मैटर अमेरिका से शुरू हुआ क्योंकि वो उनको अफेक्ट कर रहा था, तो वो लोग बाहर निकले। फिर वो फैलते फैलते, या अगर आप मी टू की बात करें, मी टू के लिए अमेरिका में एक रेवोल्यूशन, मी टू रेवोल्यूशन आया, वो उनको अफेक्ट कर रहा था, तो वहां खवातीन बाहर निकली। जब फिर वो मास मूवमेंट इसलिए बना क्योंकि वो उनको अफेक्ट कर रहा था। फिर जब दुनिया ने देखा कि हाँ भाई ये यहाँ पे चेंज आया है इससे, तो फिर और जगहों पे भी उस रेवोल्यूशन का असर था, तो और जगहों पे भी फिर लोग निकलना शुरू हुए। फिर क्योंकि वो उसको आइडियोलॉजिकली बैक कर रहे थे तो उन्होंने उन कंट्रीज को भी सपोर्ट किया, और जाहिर है वो पावरफुल पोजीशन में थे तभी उन कंट्रीज को सपोर्ट करने से वहां पे भी बदलाव आया, वहां भी चेंजेस आए। तो मास मूवमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक वो आपको अफेक्ट नहीं करता, और अगेन जब वो हो जाता है उसके बाद यू हैव टू बी इन अ पावरफुल पोजीशन जहाँ पे आप किसी दूसरे पर असरअंदाज हो सकें। उसके बिना तो चीजें फिर इसी तरह चलती रहेंगी जैसे वो चल रही हैं। बिल्कुल सही, I understand. Thank you so much, Haris bhai, for explaining things in a very analytical fashion. तो हारिस भाई, मेरा लास्ट सवाल है जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ बिफोर दे एक्चुअली लीव द कॉन्वर्सेशन, वो ये कि प्लीज रिकमेंड ए गुड बुक फॉर द रीडर्स, आवर लिसनर्स। और कोई भी बुक होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस जरूरी नहीं है, एनी गुड बुक दैट यू कैन रिकमेंड टू द व्यूअरशिप इज वेलकम। तो लास्ट टाइम मैंने रिकमेंड की थी प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। तो प्रिजनर्स यस। ऑफ ज्योग्राफी का सीक्वल अब आ चुका है, द पावर ऑफ ज्योग्राफी। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा। इट्स अ हाईली रिकमेंडेड बुक, ये आप जरूर पढ़ें, बिकॉज ये जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने के लिए ना ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी होता है। इससे आपको समझ आएगा कि दुनिया में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो ये एक बुक है जिसको जरूर पढ़ना चाहिए किसी को भी। Thank you so much, Haris bhai, for giving us the time again. Thank you so much for explaining this whole international relations so well. कि और Amnesty International आपने बड़ा आसान करके समझाया है सारी चीजें. Thank you so much for listening, everyone, and thank you so much for being here on the show. And please like and subscribe and share the show with your friends and family, so that we can grow as a product and we can keep bringing more fruitful discussion to you. Thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।